नमस्कार, मैं अशोक व्यास और ये दिन चुनौती से भरे हुए पूरे विश्व के लिए, खास करके भारत के लिए। भारत किस तरह से इन चुनौतियों का सामना कर रहा है और जो समस्याएं व्यावहारिक रूप से, संसाधनों की दृष्टि से और साथ ही साथ जिस तरह के हालात हैं उनको लेते हुए भारत में आम आदमी देख रहा है और साथ ही इनका सामना करने के लिए जहां सुविधाएं चिकित्सा संबंधी आवश्यक हैं, वहीं अंदरूनी तौर पर जो ताकत है उसको भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का आधार लेते हुए कैसे इसका सामना किया जा सकता है, इसके बारे में बातचीत करने हमारे लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद पारिक जी। डॉक्टर गोविंद पारिक एक कल्चरल एक्सपर्ट और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आपका बातचीत में जुड़ने के धन्यवाद, स्वागत। नमस्ते गोविंद जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो गोविंद जी, मोटा मोटी जो कोविड-19 की दूसरी लहर का जो भीषण प्रकोप भारत पर पड़ा है उसका रूप पूरा विश्व देख रहा है और कई तरह की रिपोर्टिंग्स अमेरिका से देखते हुए एनआरआईज चिंता में भी हैं और वो अपने तौर पर कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो मदद पहुंचा सके। So, whole over the world, everyone is sending a lot of help to the India. Even myself, as our organization NGO, we send almost 200 oxygen concentrate to India, as well as our medical college alumni, BJ Medical College alumni, also sending another 25 oxygen concentrate, as well as we are sending the fund for vaccination purpose, and we given two respirator to a hospital, cardiac hospital in the Cambay, Gujarat. So everybody's and API is also send a couple of hundred oxygen concentrate to the India, and everyone is sending and opening up their heart and their resources. And I'm glad that this is happening, and I'm sure in the other end, the other NGOs on the ground there are helping us to distribute those oxygen concentrate to needy people. तो शुरुआत में वहां से करता हूं क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग के साथ भी संबंध रखते हैं। क्या आपको लगता है एनआरआईज ऐसे मौके पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको लगता है एक ठोस सहायता के रूप में भारत में कहीं उसका प्रयोग उपयोग हो सके? अशोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारत जो कोविड के दूसरी लहर से प्रभावित है, वो बहुत भीषण लहर है। आपकी बात, जो फर्स्ट फेज था, जो प्रथम लहर थी, वो थोड़ी कम भीषण थी, लेकिन अब की बार उसकी भीषणता बहुत ज्यादा है, संक्रामकता बहुत ज्यादा है, वो तेजी के साथ में फैल रही है। और संक्रामकता केवल किसी गिने चुने राज्यों में नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये देशव्यापी है। देश के अधिकांश राज्य किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित है। महाराष्ट्र सबसे पहले सर्वाधिक प्रभावित रहा। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। दिल्ली के बाद चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार और बंगाल तक बहुत तेजी के साथ प्रभावित हुए हैं। असम और केरल में बहुत तेजी से लोग प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडु में भी इनकी प्रतिशत निरंतर बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के ये कि एक तरह से ये राष्ट्रव्यापी लहर है। प्रथम फेज में कुछ राज्य ऐसे थे जो इस लहर से अछूते भी रहे थे। दूसरा यह है कि पहले जो दौर था, उस दौर में पूरे भारत में बहुत अच्छी तरीके से उसका मैनेजमेंट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, अगर एक आदमी पॉजिटिव पाया गया तो लोग इतने सीरियस और गंभीर थे तो उसने जितने लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया उन सबको क्वारंटीन होने के लिए कहा जाता था, सबको होम आइसोलेशन के लिए कहा गया, तो वो लोग होम आइसोलेट होते हैं। लेकिन अब जैसे जयपुर जैसे शहर में एक दिन में अगर 4,500 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और एक आदमी एवरेज अगर 20 आदमियों से भी रोज अगर मिल लिया तो पता लगा 90,000 लोगों को क्वारंटीन कहाँ करेंगे, 90,000 लोगों को कैसे आइसोलेट करेंगे। तो एक भीषण स्थितियां उत्पन्न हो गई। और अब आज मैं ये देख रहा हूँ कि अधिकांश बड़े शहरों में लगभग हर परिवार में से कोई न कोई पॉजिटिव है। और परिवार में से अगर कोई एक पॉजिटिव हुआ तो उसका अर्थ हुआ कि उसका पूरा परिवार बहुत जल्दी संक्रमित होता है। पहली लहर में ये था कि परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, उसको होम आइसोलेट किया गया
थोड़ा उनको क्वारंटीन किया गया और थोड़ा ध्यान रखा गया, दवाइयां दी गई और पता लगा कि वो जल्दी नेगेटिव हो गए। और अब की बार एक पॉजिटिव हुआ, उसका मतलब है कि पूरा परिवार पॉजिटिव हो रहा है, तो ये थोड़ा और गंभीर स्थिति है। और दूसरी स्थिति यह है कि पहले लहर में ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी, इतने लोगों को आईसीयू और वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब की लहर का प्रभाव यह है, सेकंड लहर का, दूसरी लहर का, कि अब मरीज को बहुत जल्दी चौथे पांचवें दिन ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन के बाद जो जीवन रक्षक कुछ दवाइयां हैं, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, टोसिलीजुमेब है, ऐसी दूसरी दवाइयां हैं, इनकी बहुत सख्त जरूरत एक साथ पड़ने लगी है। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरे राष्ट्र में, भारत एक ऐसा राष्ट्र था जहां से लिक्विड ऑक्सीजन विश्व के अनेक राष्ट्रों को निर्यात की जाती थी, लेकिन अब इतना कंजम्पशन बढ़ गया है कि ऑक्सीजन के लिए हर राज्य में मारामारी का दौर है। कई अस्पतालों की स्थितियां ये है, कई निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल जहां ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है, या ऑक्सीजन प्लांट्स वर्किंग स्टेज में नहीं है, या ऑक्सीजन प्लांट्स की सीमा से ज्यादा मरीज भर्ती है, अगर उनको लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो अपने पेशेंट को तत्काल कहते हैं कि आप दूसरे अस्पताल में चले जाइए, हमारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। और दूसरी शहर में अधिकांश अस्पताल अपनी कैपेसिटी से लगभग 1.5 गुनी और दुगने मरीजों को ढो रहे हैं। किसी भी जगह पर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों को आईसीयू चाहिए, अगर उनके हालात खराब हो गई है, आईसीयू बिल्कुल पैक्ड है, बहुत लंबी लंबी वेटिंग है। वेंटिलेटर्स की स्थिति बहुत सीमित है, बहुत जल्दी वेंटिलेटर्स की पर लोग जा रहे हैं और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, क्यों लगी हुई है, और कई लोग वेंटिलेटर पर जाने से पहले ही दम तोड़ते हैं। तो इन परिस्थितियों में मैं अशोक जी ये कहना चाहूंगा, जो आपने मूल सवाल पूछा कि इस समय एनआरआईज क्या कर सकते हैं, तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, भाई अगर पैसे की बात करें तो अधिकांश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना खजाना खोला हुआ है। राजस्थान सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, 3,000 करोड़ उन्होंने कोविड के पहले चिरंजीवी योजना शुरू की, 3,500 कोविड वैक्सीनेशन के लिए। और अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तो ये स्टेटमेंट भी आया कि अगर मैं पूरा बजट केवल कोविड किससे जीवन की रक्षा के लिए समर्पित कर दूं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम ऐसा आइए, क्योंकि पैसा खर्च करने के बावजूद भी जो लॉजिस्टिक्स चाहिए, ऑक्सीजन टैंकर चाहिए ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए, लिक्विड ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स चाहिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, टोसिलीजुमेब चाहिए, सब अनुपलब्ध है, बहुत कम है उनकी आपूर्ति। तो जो एनआरआईज है वो उसमें इन सब चीजों की लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें कर सकते। तो गोविंद जी, आपकी बात को गंभीरता से समझते हुए जो हालात आपने बताए हैं, इसमें संसाधनों की तरफ फिर जाएंगे, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा क्वारंटाइन की फैसिलिटी नहीं है और बहुत सारे हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और 4-5 दिन में ही स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती है। और खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे युवा भी इस की चपेट में आकर हमारे बीच से जा रहे हैं। तो बहुत सारे परिवारों में दुख है, और दुख के साथ चिंता के अलावा ये रहता है कि हम इससे बाहर कैसे आएंगे। तो उस दृष्टि से एनआरआईज कुछ कुछ अपने तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेट भेजने के लिए और कुछ पैसे इकट्ठे करके भेजने की, इस तरह के प्रकल्प करने वाले बहुत सारे संगठन सक्रिय हो गए हैं। ये आपको बताते हुए जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि हमें ये करने से बचने में सहायता रहेगी। उस दृष्टि से आपको लगता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ भी उपलब्ध आवश्यक सामग्री है उसका वितरण ठीक प्रकार से हो पा रहा है क्या? क्योंकि जो यातायात व्यवस्था है वो भी इससे प्रभावित हो ही रही होगी। अशोक जी आपने सही कहा। इस समय हालात ये हैं कि जैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मैं जयपुर का उदाहरण देना चाहूंगा कि जयपुर के सारे अस्पताल फुल है, करीब 20,000 बेड कंप्लीट भरे हुए हैं, पूरे राजस्थान की अगर बात करें। लेकिन इन स्थितियों में देखते हुए, क्योंकि मरीजों के लिए और बेड चाहिए, एक्स्ट्रा बेड चाहिए उनको भर्ती करने के लिए, रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने ये निर्णय लिया कि 5,000 बेड का एक साथ एक बड़ा हॉस्पिटल राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास बहुत सुंदर जमीन है, तो जमीन पर बना लिया जाए और तत्काल बना लिया जाए। स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई, बहुत सारे एनजीओ साथ में आगे आए, व्यापार संघ साथ में आए, और देखते देखते 5,000 बेड की व्यवस्था हो गई।
लेकिन 5,000 बेड का किस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बेड पर्याप्त नहीं है, केवल बेड पर्याप्त नहीं है, बेड के साथ में उनमें ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए। वो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, ऑक्सीजन हर बेड के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन, उतने सिलेंडर्स उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर्स चाहिए, वो वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उनके लिए जितने चिकित्सक चाहिए और जितने चिकित्सा कर्मी चाहिए, जितनी लैब एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जितने लैब टेक्नीशियन की जरूरत है, वो कहाँ से लेकर के आएंगे एकदम अचानक। इतना जबरदस्त भार पड़ गया है कि कोई भी किसी भी कंट्री का हेल्थ सिस्टम, तो उस जनसंख्या का मैक्सिमम 5% पर अगर लोड उसके ऊपर आ जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो भारत में तो इससे भी ज्यादा विषम स्थिति है। पूरे मेडिकल सिस्टम और मेडिकल और हेल्थ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जितनी उसकी क्षमता है, उस क्षमता से 10 गुना ज्यादा भार जब लाद दिया गया, तो न उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स के रूप में संसाधन बचे, न उनके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में चिकित्सा कर्मी बचे। तो उन स्थितियों में पेशेंट के लिए तो आप हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गंभीर स्थिति होगी कि जब इन सब चीजों की व्यवस्था नहीं है। और एक और बात करना चाहूंगा, अब केंद्र ने जब इन स्थितियों को देखा, ये हमारा एक फेडरल स्टेट है, तो फेडरल स्टेट में केंद्र के पास कुछ अधिकार है, कुछ राज्यों को अपनी व्यवस्थाएं करनी होती है। लेकिन जब पूरे देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और इन सब समस्याओं की जब बड़ी समस्याएं, तो केंद्र ने कुछ चीजें अपने हाथ में ले ली कि ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र अपने स्तर पर अलॉटमेंट करेगा। तो उन्होंने अलग अलग राज्यों को अपने अपने स्तर पर अलग अलग अलॉटमेंट किए। मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान और गुजरात में लगभग बराबर संख्या में मरीज थे, लेकिन राजस्थान को अगर 150 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई तो गुजरात को 950 मैट्रिक टन मिल गई। तो वहां जिसके जैसे ऊपर केंद्र में जिसकी जैसी चल पाई, उन्होंने उस मात्रा में अलॉटमेंट ज्यादा करा दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन राजस्थान को अगर 10,000 मिल रहे हैं तो दूसरी स्टेट को अगर 25,000 मिल रहे हैं, जबकि अगर हमारे यहाँ पेशेंट ज्यादा है, तो कई बार इस तरह के अनजस्टिस की भी बात हुई, जिसको सरकारों ने बहुत पुरजोर शब्दों में केंद्र के समक्ष उठाया। कुछ हद तक कुछ कुछ व्यवस्थाएं सुधर भी रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहद जरूरी है। गोविंद जी, ये जो बात आपने बताई, इस तरह के जो आंकड़े हैं या इस तरह की जो स्थिति है, वो असंतोष को और अधिक बढ़ाने वाली है। पहले ही एक विवशतापूर्ण स्थिति है, तो अब बात करें कि विवशतापूर्ण स्थिति से बाहर आने के लिए संसाधनों के साथ साथ एक आंतरिक जो संबल कह दें, अंदरूनी शक्ति और एक आशा, वो आशा कई बार ऐसा होता है कि बाहरी साधनों पर भी टिकी होती है, पर अगर आसपास की स्थितियां प्रतिकूल हैं तो भी अंदरूनी ताकत से आप उनको अनुकूल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या देखते हैं? भारत में, जो भारत की माटी को हम हमेशा आध्यात्मिक संस्कृति भारत है और आध्यात्मिक संपदा से संपन्न राष्ट्र है, वैसा कुछ भाव ऐसी विषम परिस्थिति में आपको लगता है कुछ मदद करता है? और मैं बिल्कुल उसको नहीं नकार रहा हूं कि जो किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो उस वक्त ऑक्सीजन ही चाहिए, उसमें आप कोई मंत्रोच्चार करने की बात लेके या किसी शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान हमें संबल देता है उसको नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक संतुलन कहीं ना कहीं हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इसको? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। भारतीय संस्कृति की या भारतीय अध्यात्म की बात करें तो हम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब की बात करते हैं। इस समय अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम ये देखते हैं कि जैसे कोरोना जैसी बीमारी, कोविड-19 के वायरस के बारे में जितना ज्ञान आम जन को होना चाहिए, विभिन्न माध्यमों से वो ज्ञान आम जन तक पहुंचा है। चाहे वो परंपरागत माध्यम हो, चाहे वो रेडियो से हो, टेलीविजन से हो, समाचार पत्रों से हो, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से। इस दौरान व्यापक स्तर पर लोगों की जागरूकता बढ़ी है। लोगों ने मास्क पहनना जरूरी किया है। मास्क पहनने के अलावा लोग थोड़े से अपने हाथ धोने में सावधानी बरतने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यथासंभव, कुछ लोगों को जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन कुछ लोग लापरवाह किस्म के होते हैं, उनकी बात अगर छोड़ दें तो कमोबेश कहीं न कहीं जागरूकता तो बढ़ी है, लोगों को ज्ञान तो अर्जित हुआ है। लेकिन कर्म के रूप में उसको परिवर्तित करें तो कई बार लापरवाहियां हमारे देश में बहुत ज्यादा हो सकती है, और कई लोग चालाक के भी लापरवाहियां करते हैं। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं
जब अभी भी शादियां हो रही है और शादी में जब ये राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल पाबंद किया हुआ है कि आप 30 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे या 50 से ज्यादा कहीं पर इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन वहां पर भी वो अलग अलग शिफ्टों में लोग बुला रहे हैं, फिर भी 500-700 लोगों को बुला रहे हैं। अब प्रशासन कितना ध्यान रखेगा, किस गली गली में, किस घर घर में घुसेगा? तो कुछ तो लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, या आपस में एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। और खासतौर पर बीमारी फैलने के पीछे ये हमारे जो सामाजिक परंपराएं हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें। शादी ब्याह का सीजन गया और शादी ब्याह के सीजन में अगर एक शादी विवाह समारोह में जहां पर 2000 लोग इकट्ठे हुए, उसमें से 10-20 लोग भी पॉजिटिव थे, तो पता लगा कि वहां से 200-400 लोग पॉजिटिव हो गए। और फिर उन 200-400 लोग पॉजिटिव लोगों ने पता नहीं और कितने लोगों को ज्यादा लोगों को जाकर के पॉजिटिव किया। तो एक, लेकिन इन सब के बीच में जो आपका सवाल है, मैं उस पर आता हूँ कि हमारे यहाँ एक हमारी परंपरा ये भी है कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो कुछ होगा वो और अच्छा होगा। एक आशाजनक दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा होता है कि भविष्य अच्छा होगा। जो कुछ हुआ वो हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन जो भविष्य है वो अच्छा होगा। वो एक सकारात्मक भाव प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। जब जल्दी सोचते हैं कि जल्दी समाप्त होगा ये दौर, बुरा वक्त है, निकल जाएगा, वक्त है, अच्छा आता है वो भी निकलता है, बुरा है वो भी निकलता है, थोड़ा सा बुरा वक्त है, निकल जाएगा। और साथ में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमारी परंपरागत जो तरीके हैं, जिन परंपरागत तरीकों से उपचार पद्धतियां हमारी रही है, जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां रही है, उन स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के महत्व को अधिकांश लोग भूल चुके थे। लेकिन अब व्यापक तौर पर उन परंपरागत और स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों का पुनर्उपयोग प्रारंभ हुआ है। अब हर घर में हल्दी का उपयोग हो रहा है। हल्दी दूध, गोल्डन मिल्क, अधिकांश लोगों में खुद पीते हैं, बच्चों को जो पीते नहीं है उनको जबरदस्ती से पिलाया जाता है ताकि इम्यूनिटी बढ़े। हर घर में जिंजर, अदरक का उपयोग हो रहा है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, उसका उपयोग हो रहा है। तुलसी पत्ता, जिसको हम लोग भूल चुके थे, लेकिन अब तुलसी का उपयोग भी व्यापक स्तर पर हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेद में इन सब चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसमें और दालचीनी और बहुत सारी चीजें मिला करके वो काढ़े, कई सारे हर्ब्स मिला करके, कई सारी जड़ी बूटियां मिला करके वो काढ़ा बनाया जाता है, उसकी लोकप्रियता बढ़ी है और लोग काढ़े का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं। और ये माना भी जा रहा है कि जिन लोगों ने इन हर्बल औषधियों को अपनाया, वो कहीं न कहीं उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, और इम्यूनिटी बढ़ने का परिणाम है कि वो कोविड संक्रमण से बचने में उनको योगदान रहा। कोविड अगर हो गया तो उपचार में तो जो चिकित्सा पद्धतियां श्रेष्ठ है उनका उपयोग करना ही करना पड़ेगा, लेकिन परंपरागत और स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करके किसी न किसी स्वरूप में हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के भी व्यापक स्तर पर प्रयास कर रहा है। और एक और बात है कि खान पान के तरीकों पर हम विटामिन सी कितना ले रहे हैं, विटामिन डी कितना ले रहे हैं, मिनरल्स कितने आ रहे हैं, जिंक कितने आ रहे हैं, इसके बारे में जागरूकता का स्तर बहुत कम रहा है। लेकिन इस कोविड पहली लहर और उसके बाद दूसरी लहर ने खासतौर पर अब हर घर में लिमसी और सप्लीमेंट्स विटामिन के, वो उनका उपयोग भी व्यापक स्तर पर बढ़ा है। और खासतौर पर फ्रूट्स का, संतरा, नींबू, पपीता, इन सब चीजों का, फ्रूट्स का उपयोग भी व्यापक स्तर पर बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के वेजिटेबल्स का उपयोग और ये सब चीजें जो हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां थी, किसी न किसी स्वरूप में घरों की किचन से निकलने वाली चिकित्सा, उसका महत्व भी बढ़ा है। लोग घर में नमक और हल्दी के गर्म पानी के गरारे करके भी अपने गले को सेक रहे हैं। इन सब चीजों से किसी न किसी स्वरूप में तो बीमारियों से बचने का प्रयास कर ही रहे हैं, और काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। तो बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए गोविंद जी, मैं आपके साथ एक समाचार और न्यूयॉर्क से बांट लेना चाहता हूं। और जैसा कि हमने प्रारंभ में बात की थी कि एनआरआई अपने अपने तौर पर मदद कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बल्कि हर एनआरआई जो भारत के समाचारों के साथ सामान्यतः भी जुड़े रहते हैं, सबके मन में चिंता है। और हाल ही में आप परिचित होंगे, एक जयपुर फुट यूएसए के चेयरमैन प्रेम भंडारी जी, उनके पुत्र सिद्धार्थ की सगाई के बाद में जो लिफाफे आए, उनकी राशि को देखते हुए और कुछ और लोगों के सहयोग से 150 ये ऑक्सीजन कंसंट्रेट जोधपुर में भेजने का की व्यवस्था की गई है। तो ये भी इस तरह के अन्य भी लोग आगे आ रहे हैं, और आने वाला समय इसकी मांग भी करता है कि आते रहने चाहिए। उन्होंने भी जो समाचार, एक निर्मल गहलोत हैं संभवतः जोधपुर के, वो भी श्वास बैंक के माध्यम से कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इनको भी उससे
प्रेरणा हुई। तो ये बात आपके साथ जोड़ते हुए आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं संक्षेप में यदि आप चलते चलते कोई और बात एनआरआईज के लिए कहना चाहें तो कृपया बताएं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेम भट्टारी जी को, निर्मल गहलोत जी को, कि ये लोग प्रेरणास्पद कार्य कर रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर के और एनआरआईज भी आगे आएंगे। और जैसा 150 कंसंट्रेटर्स दिए हैं, एक कंसंट्रेटर अशोक जी 2 मरीजों को 24 घंटे की ऑक्सीजन लगातार दे देता है। तो एक तरह से भंडारी जी ने 300 लोगों के प्राण रक्षक वायु का इंतजाम किया है। अगर जिनको जरूरत है 300 लोगों को, वो एक साथ इस ऑक्सीजन के माध्यम से जिंदा रह सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मैं खासतौर पर यही कहना चाहूंगा कि इस समय जितने सक्षम लोग हैं वो इक्विपमेंट्स थे, क्योंकि भारत में उपकरणों की ज्यादा जरूरत है और खासतौर पर वेंटिलेटर्स जैसे उपकरणों की ज्यादा जरूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन के टैंकर्स, लिक्विड ऑक्सीजन, इन सब चीजों की जरूरत है। तो जितने उपकरण ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा तरीके से लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। जितने जीवन रक्षक औषधियां हैं जिनकी यहाँ पर कमी हो रही है, वो भी अगर नियमित रूप से उनकी आपूर्ति होगी तो उसका भी बड़ा भाव रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक आभास होता है कि हमारे माटी से हुए जुड़े लोग जो दुनिया के 7 समुद्र पार भी बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि के बारे में अपना चिंतन रखते हैं, विचार रखते हैं, तो यहाँ के लोगों का भी मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम संकट में आएंगे तो हमारे वो भाई भी हमारी सहयोग करने के लिए तैयार है। ये भावना भी कहीं न कहीं से एक व्यक्ति को और सुदृढ़ और मजबूत बनाती है। इसके लिए भी मैं एनआरआई का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने भी कई एनआरआई से बात की और उन्होंने भी इसी तरह से सहयोग करने की भी उन्होंने अपील की। और इस तरह की अपील विभिन्न माध्यमों से हर सरकारें कर रही है। और मुझे विश्वास है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने जन्मभूमि के प्रति अपने दायित्वों को समझते हुए किसी न किसी स्वरूप में और आगे तत्परता से सहयोग। मुझे और भी स्मरण आता है कि राजमाई एक संस्था है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करके इस संबंध में भी विस्तृत चर्चा की है। और इसके साथ साथ मैं हमारी बातचीत का समापन करते करते जो मुझे कई लोगों से सुनाई दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री वैसे कुल व्यवस्था चाहे ठीक ठाक न हो पाई, लेकिन इस स्थिति को स्वीकार करते हुए उन्होंने खुले मन से विनम्रता के साथ विश्व के कई राष्ट्रों से सहायता के लिए स्वयं आगे होकर बात की, मांग की। उसकी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है कि ये अपना अहंकार छोड़कर जब आवश्यकता है तो सहायता मांगी जा रही है। तो आशा है धीरे धीरे हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और हम में से अधिकांश लोग सकारात्मक सोच से जुड़े हुए हैं, तो भारत पुनः अपने प्रगति के पथ पर और स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसी प्रार्थना है। फिर एक बार गोविंद पारीक जी, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।